अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज दो तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से जो चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर दरपेश हैं, इस हवाले से एक बड़ा अहम सेमिनार हुआ जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया और उसके अंदर बड़ी अहम कुछ बातें की हैं। और जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर भी कानून साजी हुई और इत्तफाक से आज सुबह ही ऐवान सदर से ये अनाउंसमेंट भी हुई और फिर गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया सेनेट सेक्रेटेरिएट से कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की गई थी वो अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कानून बन चुका है। इसी तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी आज खिताब किया और कहा कि ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। ये कोई एहसान नहीं है, ये किसी के ऊपर बोझ नहीं है कि फैसलों पर अमल किया जाए ना किया जाए, बल्कि ये आईनी जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान से ही ये इख्तियार और ताकत मिलता है कि वो फैसले करते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और ये किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि फैसलों पर अमल ना करें और ये किसी का इस्तेहकाक भी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दुरुस्त या ठीक करे या गलत कहे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसके ऊपर एक तो हम बातचीत करेंगे और दूसरा 9 मई की तहकीकात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख़त लिखा था पेशावर हाई कोर्ट को और उसके जवाब में जो ख़त आया है पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और ये कहा गया है कि जो केपी गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस है 1985 ये उनके मुनाफी है, इसलिए जो है कि अभी ये कमीशन नहीं बन सकता। और केपी गवर्नमेंट ने जो कमीशन की रिक्वेस्ट की थी वो अयूब खान दौर के अंदर कोई एक कानून था जिसके तहत की गई थी। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अदालती कमीशन अगर बनना है तो फिर किस कानून के तहत बनना चाहिए। एक मामला जो है कि वो इलेक्शन का जो सबसे बड़ा इस वक्त ज़ेर बहस भी रहा है और मुख्तलिफ हल्कों का ऑडिट भी किया जा रहा है। NA 128 लाहौर का हल्का जहाँ की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और इसके अंदर बड़ी वसी पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तियाँ नज़र आई हैं, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और फिर एक हमें बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट जिस अंदाज के अंदर कामयाब हुई ना, वहाँ प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुई, बल्कि स्टूडेंट्स की डेडलाइन के ऊपर पार्लियामेंट तहलील की गई और स्टूडेंट की डेडलाइन के ऊपर ही चीफ जस्टिस बांग्लादेश जो है वो मुस्तफ़ी हुए। पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने से तलबा तहरीकों के ऊपर तंजीमों के ऊपर जो है पाबंदी आयद है, तो क्या ये पाबंदी जो है कि आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता? और दूसरा कि अगर इसी तलबा तंजीमों को मुस्बत अंदाज के अंदर देखा जाए या मुस्बत सरगर्मियों के लिए तो इनके ऊपर क्यों नहीं जो है कि इजाज़त होनी चाहिए, ये सवाल भी है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून है, और इसके साथ साथ शौकत बसरा साहब भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है और वकालत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहसान खोकर साहब, आपसे ये कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में जो ये तकरीब थी जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी खिताब किया, कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको बताए। उनका ये कहना है कि अगर किसी को पसंद नहीं है फैसले या सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है तो अमल तो करना कोई ऑप्शन है नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास समझें जी आपके पास इस्तेहकाक है और इसकी कोई आप खुद इसको ठीक करना शुरू कर दें या इसको गलत कहना शुरू कर दें, बल्कि या तो फिर आइन के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो पावर्स हैं उनको ख़त्म कर दें, आइन बदल दें, उसके बाद जो मर्जी करते फिरें। तो लेकिन जब तक आइन नहीं बदलते तो फिर तो फैसलों पर अमल करना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आई है इस हवाले से, और फिर अब कानून भी बन चुका है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, आज गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, तो मखसूस नशिस्तों का मामला किधर होगा? क्योंकि अभी भी मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी रिसेंटली हुआ है, उस पर अमल दरामद में ताखीर की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जितनी भी अदालतें हैं उनका फैसला जो है वो हर शख्स जो पाकिस्तान के अंदर है जिसके ऊपर वो फैसला किया गया है या उस कंट्रोवर्सी के मुतालिक है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के अलावा कोई आपके पास लीगल ऑप्शन नहीं है। और अगर आप उस फैसले से मुतमईन नहीं है तो आप उसकी जो नेक्स्ट अदालत है उसको चैलेंज कर दें। अगर सिविल जज है तो आप एडिशनल सेशन जज के पास चले जाएं, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज है आप हाई कोर्ट चले जाए, और हाई कोर्ट के बाद अगर आपके पास है आप एग्रीव्ड है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देती है तो वो आर्टिकल 189 के नीचे जो है पूरे पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन सारों के ऊपर वो फैसला जो है वो बाइंडिंग है। हाँ, सिर्फ एक सूरत इसके अंदर होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर रिव्यू कर दिया जाए और रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और उसके ऊपर अपना एक व्यू ले ले
तो फिर वो पहला फैसला अगर सेटिसाइड कर लेती है या रिकॉल कर लेती है या रिवर्स कर लेती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पोजीशन है, और इसके अलावा दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यही प्रिंसिपल, और इसके अलावा किसी भी रियासत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और कई बार हमने देखा भी है कि रिव्यू के अंदर अदालतों ने अपने जजमेंट को रिव्यू करते हुए चेंज भी किया है। कई बार हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा, दुनिया में भी ऐसे होता है। नहीं, आप देखें ना कि आपके सामने जो रिसेंट, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। एक एग्जांपल ये है कि जिसके अंदर आपके सामने जो है काजी फायज ईसा साहब का जब रिव्यू आया, तो वो रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद अभी भी आप देखें कि जो नैब की अमेंडमेंट्स है उसके ऊपर एक रिव्यू एप्लीकेशन आई थी, और रिव्यू अभी पेंडिंग है, और उसका मेरा ख्याल है कुछ दिनों के अंदर फैसला आएगा। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपना अगली फैसला है उसको रिकॉल कर ले। उसके बाद आर्टिकल 63A का सुप्रीम कोर्ट के पास केस पड़ा हुआ है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको रिकॉल कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल कॉम्पिटेंसी है। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बात की है वो है 12 जुलाई का फैसला। 12 जुलाई का फैसला जो है जब आया 8/5 से उस चीज के अंदर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर एक बजाते खुद एक ऐसी विंडो रखी है कि जिसके अंदर ये है कि अगर पीटीआई या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस फैसले के अमल दरामद के अंदर कोई मुश्किलात उन्हें आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 8 रुकनी बेंच को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया है, तो मतलब ये है कि जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने अपने लीगल क्वेश्चंस बनाए हैं उनका फैसला नहीं करती, उतनी देर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद उसके अंदर एक ऑप्शन रखी है। तो लिहाजा इस स्टेज के अंदर ये कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो अमल दरामद नहीं। और हाँ, एक चीज थी, वो ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने इस 12 जुलाई के अंदर कह देती कि जी 7 दिन के अंदर पीटीआई ने ये काम करना है और अगले 15 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम करना है, तो बात वहां पे खत्म हो जानी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर दोनों विंडोज ओपन है, और अब मेरा ख्याल ये है कि चूंकि 8 रुकनी बेंच के पास ये मामला जाएगा और उसके बाद एक रिव्यू भी है, और रिव्यू जो है इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कर दी है, और बेंच भी अवेलेबल नहीं है चूंकि छुट्टियां हैं। और हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इसकी छुट्टियां मनसूख करके बुलाते हैं, लेकिन जो उस कमेटी के मिनट्स रिलीज हुए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की है, उन्होंने कहा जी इसको छुट्टियों के बाद देखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सारी बहस अब ये की जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद नहीं हो रहा, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, पहले 8 रुकनी बेंच के पास है, और उसके बाद जो रिव्यू बेंच है उसके पास आएगी। अच्छा, क्विकली एक चीज बताएं, फिर मैं जरा बसरा साहब से भी लेता हूं बहुत क्विकली एक जुमले में, कि ये भी हो सकता है कि जब डिटेल जजमेंट लिखी जा रही हो और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी वजाहत के लिए जो लीगल क्वेश्चन रेज किए हैं उस डिटेल जजमेंट के अंदर भी उन क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी है या उनको अलग से उनको देखना पड़े? ये है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और उसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है खालिद भाई। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपका 2 रुकनी बेंच ने 3 अगस्त को एक फैसला किया है जिसके अंदर उन्होंने एक डिटेल्स जो है वो अपनी रीजनिंग दी है और बड़े पॉइंट्स उसके अंदर उठाए हैं। डेफिनेटली जो हमारा ये लार्जर बेंच है, 8 रुकनी बेंच जो है ये उन चीजों को एड्रेस करेगा, उनको भी कर और लेगा। दूसरी चीजें जो है कि जो क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें एड्रेस करती है और उस डिटेल रीजनिंग के बाद एक ऑर्डर करती है कि हमें कंप्लायंस दी जाए, तो इलेक्शन कमिशन और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के बंद होगा। शौकत बसरा साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं इसी मामले के ऊपर कि ये एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई है कि कुछ जैसे खोकर साहब कह रहे हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुद थी इस फैसले के अंदर कि अगर किसी फरीक को कोई वजात तलब चीज़ है तो वजातें मांगी गई हैं तो शायद इसलिए ताखीर हो रही है। मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि फैसले में ताखीर हो रही है अमल दरामद के लिए, कोई इस्तेकाक नहीं है किसी को कि वो इस फैसलों को तस्हीह करें या दुरुस्त कहें या गलत इसको करार दें, और फिर अगर फैसलों पर अमल नहीं करना तो फिर आइन बदल लें, आइन के अंदर तब्दीली कर लें कि ठीक है जी फैसलों पर अमल नहीं करना, लेकिन कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं, एहसान नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है, इसको अदा करना होगा। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? आप खालिद भाई, इस वक्त तो पाकिस्तान में अमली तौर पर कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, गैर एलानिया मार्शल है। आप देख लीजिए कि जिस दिन ये 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला आया तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि खुद हारी हुई है मरियम सफदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्लाह ऐलान कहा कि ये जो 8 जजेस हैं इनके ज़मीर सो चुके हैं, इनके ज़मीर मुर्दा हैं, ये कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं देते। उसके बाद जो तर्जमान है हुकूमत के वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं अता तारड़, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें।
राना सनाउल्लाह की निकाल लें, तलाल चौधरी की निकाल लें, वो तो सरेआम धमकियां दे रहे हैं जजेस को कि हम आपके फैसले पे अमल नहीं करेंगे। और उसकी अमली शक्ल पर आप अगर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को और मरियम सफदर की गुफ्तगू को निकालने के बाद ये जो कानून साजी हुई है, ये अमली तौर पर जो फैसला है उसके खिलाफ कानून साजी की है इन्होंने, उस फैसले को ना मानने के लिए कानून साजी की है इन्होंने अमली तौर पर, पहले मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था, इनके गुल्लू भट्टो ने अमली तौर पर, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे, तो जजों ने बाथरूम में जाके जाने बचाई, पता नहीं बेचारे किस तरह बचे। चलो वो तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं अभी आप, अब हालात वो नहीं है, मेरा ख्याल है अब कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। नहीं, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब भी तो हमला हुआ है ना। अब नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और एमक्यू ने मिलकर हमला किया है। इस जो काले कवानीन बनाए गए हैं, ये तो मार्शल अदवार में नहीं बनाए गए। और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने सही कहा कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बसरा साहब अभी नहीं है वो चीफ जस्टिस, वो तो जब काजी साहब रिटायर होंगे फिर सीनियर मोस्ट। जाहिर है मैं अगले नेक्स्ट चीफ जस्टिस जाहिर वो आएंगे, उनकी बात कर रहा हूं। वो तो कानून की, आइन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि ये जो कानून साजी हुई है ये किसके फैसले के खिलाफ हुई है। अगर ये इतनी अच्छी कानून साजी थी खालिद साहब, तो 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। आप जरा टाइमिंग मुलाजा करें, तो ये तो अमली तौर पर उन्होंने नो कहा है कि हम आपके फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे वैसे अभी। लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा कसूर खुद जी जुमला कल मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि देखिए पार्लिमान को कानून साजी का तो इख्तियार है। हाँ, इस पे जरूर बात हो सकती है कि अच्छा इसको माजी के ऊपर नहीं होना चाहिए था, माजी की तरफ लेके जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेसिकली अमल ना करने के लिए, गैर मौसर बनाने के लिए किया जा रहा है। खालिद भाई, जब पहले तो एक ये जाली पार्लियामेंट है, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो क्या ऐसी पार्लियामेंट जिसको जाती मकासद के लिए, अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए, आप आइन और कानून को पामाल करने के लिए, काले कवानीन बनाने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो आइन और कानून भी आपको इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात, इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा मैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा को समझता हूं। आप देखिए ना, जो जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है, हम कोई फैसला देते हैं तो कहते हैं गन पॉइंट पे फैसला तब्दील किया जाए। और वो खत जब उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस काजी फाइसा को, बजाय इसके कि वो उस पर सो मोटो लेके खुद टेकअप करते, उन्होंने वही हुकूमत जो उनको धमका रही है, डरा रही है, उनको कह रही है कि फैसले वाली वर्जी के मुताबिक दे, उनको कहा कि जी आप कोई कमीशन बना दें। तो ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा का रवैया है। और फिर आप ये देखें कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनका इख्तिलाफी नोट आया है, सुभान अल्लाह, मैं तो समझता हूं कि इनको फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भेजना चाहिए दोनों जजेस को। बसरा साहब इतना दूर ना जाए बसरा साहब। सर एक फिक्रा भाईजान, एक फिक्रा कहने हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पे हुकूमत अमल ना करे, इस पे इदारे अमल ना करें। तो मुझे बताइए इससे ज्यादा बनाना रिपब्लिक और क्या होती है कि आपके 11 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फाइसा कहते हैं कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की गई, बजाय इसके कि ये पार्लियामेंट आर्टिकल 6 लगाती चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और वो काले कवानीन बना रहे हैं उस फैसले को रोकने के लिए। तो मैं ये समझता हूं तसादम की सूरत हाल है। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम जो है, मैं समझता हूं कि वो इस वक्त जाग चुकी है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये किसी किस्म का एडवेंचर करेंगे हम, वो आजाद जजेस, अच्छा, वो इंसाफ पसंद जजेस जो कानून और आइन की बात कर रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बसरा साहब, एक चीज मैं और भी लेना चाह रहा हूं। ये तो मामला ये हो गया, मैं जरा 9 मई की तरफ भी लेके आना चाह रहा हूं, जहां पे मुझे ये लग रहा है कि केपी गवर्नमेंट से शायद टेक्निकली एक गलती हुई है कि खोकर साहब इस पे अपना इनपुट देंगे कि केपी गवर्नमेंट ने अपनी केपी असम्बली की करारदाद और उसके बाद फिर जो उनकी सूबाई काबीना का फैसला हुआ उसके तनाजुर में ख़त लिखा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि आप 9 मई की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन कायम करें। अब जो ख़त लिखा वो गालबन कोई अयूब खान के दौर के कोई कानून या कोई रेगुलेशन थी, उसके तहत वो ख़त लिखा गया था। और आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल को, ये कहा गया कि जो केपी गवर्नमेंट के रूल ऑफ बिजनेस है 1985 के, ये उसके मुनाफी है। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को जो है कि देखना चाहिए था कि अगर अयूब खान के दौर में किसी कानून का सहारा ले रहे हैं, तो अब तो 1973 के बाद तो बहुत से कवानीन बन चुके हैं। एक्ट ऑफ कमीशन जो होता है वो भी एक है जिसके तहत एक्ट बनते हैं, तो उसका सहारा लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? खालिद भाई, पहली बात तो
9 मई की जो बात आपने की, 9 मई के जिम्मेदार वही हैं जो हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे और जो 9 मई पर जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, वो असल में जिम्मेदार है 9 मई के। अब रही बात केपी गवर्नमेंट की, तो मैं समझता हूं कि मुझे इसकी तफसील का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तो चीफ मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक है कि वो लेटर लिखेंगे और चीफ जस्टिस उसको वो नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो बाउंड है कानूनी और आईनी तौर पे। हो सकता है कहीं पे कोई गलती हो गई हो, तो अगर गलती हुई है तो हम दोबारा, मैं समझता हूं, उसको करेक्ट करके, ये बहुत जरूरी है कि 9 मई की हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारा उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसला नहीं बना रहे, और चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर एक्ट के अंदर अभी बता रहे थे एहसान साहब, उन्होंने कहा छुट्टियां मनसूख करें और फौरी तौर पर रिव्यू ले लें। ये तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त, जो मेरी समझ में आता है ना जी, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो हैं, जिन्होंने कानून और आइन पर अमल करवाना है, उनके जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले हैं, जहां पे पिक एंड चूज है, जहां पर पार्टियां देखकर, चेहरे देखकर, लीडर देखकर इंसाफ दिया जा रहा है, इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो ये जो हुकूमत, जो जाली हुकूमत है, अगर इनका नोटिस ले लिया होता, 8 फरवरी का जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, अतर मिनल्ला साहब ने कहा दौरान समात कि उसको टेकअप करें, जो दरखास्त पड़ी है वो इलेक्शन पे जरा ये ब्रेक के बाद हम आपकी तरफ आएंगे। मैं जरा इस पे कमीशन के ऊपर खोकर साहब से भी ले लूं। खोकर साहब, ये जो अदालती कमीशन का क्याम होता है, इसका तो बाकायदा एक्ट भी है, पाकिस्तान में कानून भी है, तो ये आप समझते हैं कि वाकई टेक्निकली ये अगर बनना चाहिए तो फिर किस एक्ट का सहारा लेना चाहिए? और ये रूल ऑफ बिजनेस जो है कि 1985 और फिर जो अयूब खान दौर का कानून है, इसके अंदर फर्क क्या है कि क्या गलती कहां पे हुई केपी गवर्नमेंट को, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये खालिद भाई, एक तो ये है कि हमारा आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143 जो है, वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन को भी डिफाइन करता है और पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन को भी डिफाइन करता है। और उसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, उसके लॉज जो है वो एक अपना उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती या कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो फेडरल लॉ से रिलेटेड है। और अगर दोनों को काम करते हैं तो जो फेडरल लॉ है वो प्रिवेल अपॉन करेगा और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लॉ है वो सेट असाइड कर दिया जाएगा। अब इस केस के अंदर ये है कि जो आपका सारा प्रोसेस हुआ है 9 मई के अंदर, वो आपके 2 लॉ है। एक आपका आर्मी एक्ट है, उसके अंदर चीजों को ट्राई किया गया है, और दूसरा अगर वो फेडरल लॉ है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, आपके शेड्यूल के अंदर भी है, आर्टिकल 8 के अंदर भी है, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है कि वो कोई ऐसा रेफरेंस भेजे हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 192 के नीचे जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों का कॉग्निजेंस ले सकता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आए। अब जो 9 मई का इंसिडेंट है, ये आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे आया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के नीचे कॉग्निजेंस ले चुकी है। तीसरा उसके अंदर यह है कि पूरे क्रॉस द कंट्री वो चीज आई है कि जिसके अंदर यह है कि वो पंजाब में भी हुआ है, वो केपीके में भी हुआ है, वो कराची के अंदर भी हुआ है। फिर चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस मामले के अंदर वो ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एक रेजोल्यूशन आई थी जो 10 मई 2024 को असेंबली ने की थी, वो उनका जो अपना एक 98 का असेंबली का कॉन्डक्ट रूल्स है, और पूरे चारों असेंबलीज का वो एक ही रूल है जो वहां पे भी है 186 के अंदर, कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन आप पास नहीं करेंगे जिसके अंदर जो मामला सब जुडिस हो या मामला जो है वो बियॉन्ड द लिमिट या जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हो। हाँ, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो आप फेडरल गवर्नमेंट को उसको रेफर कर सकते हैं। और दूसरा उसके अंदर हुआ ये कि जब वो कैबिनेट के अंदर गया, कैबिनेट ने 27 मार्च जो है उसके ऊपर एक डिसीजन किया कि हमें हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। अब वहां के ऊपर यह है कि हाई कोर्ट के अंदर जब भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं विद द चीफ जस्टिस है, तो वो आपका एक लॉ डिपार्टमेंट है वही करता है उस चीज के अंदर, और वही आपका 1985 है जिसकी तरफ इशारा किया गया है रूल्स ऑफ बिजनेस का। अब यहां हुआ यह है कि जो प्रोविंशियल कैबिनेट का फैसला था वो एडवोकेट जनरल ऑफिस को कन्वे किया गया, और एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अपने लेटर हेड के ऊपर उसको चीफ जस्टिस को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा कि जी आप इसके ऊपर एक कमीशन बनाए। और उस कमीशन का इंटरेस्टिंगली ये है खालिद कि ना रेजोल्यूशन के अंदर उसके टीओआरस डिफाइन है, ना कैबिनेट ने उसके टीओआरस डिफाइन किए हैं, और ना ही एडवोकेट जनरल ऑफिस ने उसके टीओआरस जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफिस को या पेशावर हाई कोर्ट को कन्वे किए थे। अब ये है कि इसके अंदर नंबर 1 ये है कि ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि इस मामले को प्रोब करे या इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाए,
ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन इसके अंदर आती है, और ना ही उसका मैंडेट है एडवोकेट जनरल ऑफिस का कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होनी थी तो वो थ्रू लॉ डिपार्टमेंट आनी थी, जिसको टेक्निकल फर्स्ट ग्राउंड के ऊपर ही रजिस्ट्रार ने उसे डिसमिस कर दिया कि जी 185 के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफिस हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकता। जरा हम ब्रेक ले लेते हैं। खालिद भाई एक फिक्रा कहने हैं। इसी पे मैं आपसे ब्रेक के बाद आप आराम से बात कर लीजिएगा। नहीं, एक फिक्रा ले लें। अच्छा, देखिए, मलिक एहसान साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, सूबों का अलग डोमेन है। एक मिनट मैं बस ब्रेक ले लो इसके ऊपर, अब यही कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक नाज़रीन, फिर यहीं से बातचीत के ये बड़ा एक सीरियस मामला है और पाकिस्तान भर के अंदर ये वाकयात हुए और इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर इनकार नहीं है, होना कैसे चाहिए और इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज हैं और उनको एड्रेस करना चाहिए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं हम 9 मई के वाकयात और उसके ऊपर अदालती कमीशन के हवाले से जो केपी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी उसको टेक्निकली बेस के ऊपर कहा गया कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की ये वायलेशन के अंदर है और वापस भेजा गया और केपी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। हाफिज एहसान खोकर साहब ने 3-4 एक लीगल इशूज़ उठाए कि एक तो ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, सूबाई हुकूमत की जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, TOR इसके अंदर मौजूद नहीं थे और ये मामला ऑलरेडी सब जुडिस है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी और दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ पर भी और 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। तो ये 3-4-5 बल्कि अहम नुकात हैं। शौकत बसरा साहब, आप भी इसके ऊपर अपना कोई इनपुट देना चाह रहे थे, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो लॉ डिपार्टमेंट आपका वजारत कानून है उसको इन सारी चीज़ों को भरपूर तैयारी करके इन सारी एस्पेक्ट को सामने रख कर बनाना चाहिए था, ताकि एक सीरियस इशू है इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने के लिए इसको एक सीरियस एफर्ट हो, रेदर देन कि TORs के बगैर ये अधूरी चीज़ें अगर लिखी जाएँ तो शायद इसके ऊपर सियासत तो हो जाएगी लेकिन ये शायद मामला किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुँचेगा। अच्छा खालिद भाई, जो मलिक एहसान साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है कि सूबे जो है वो जुडिशियल कमीशन इस तरह नहीं बना सकते, वफाक बना सकता है वहां पर अगर पेंडिंग मामला हो, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। वो कानून की गलत तशरीह कर रहे हैं। देखिए, वफाक का अलग डोमेन है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मलिक साहब अपनी बात करें। ये जो बार बार कहते हैं कि मैं उनको ये करता हूँ ये करो, मुनासिब बात नहीं है। आप सिर्फ अपने आर्गुमेंट कर देंगे कि मेरा ये आर्गुमेंट है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप जो बात कर रहे हैं गलत बात कह रहे हैं या तशरीह आपकी गलत है। आप अपने मेकअप करें और मैं अपना एक ओपिनियन मेकअप करता हूँ, बाकी जो पब्लिक देख रही है वो फैसला कर लेगी ओपिनियन के। बसरा साहब आप अपना जो पॉइंट है ना, लीगल पॉइंट है वो, हाँ मलिक एहसान साहब, मुझे आपके बिहेवियर पे इंतहाई अफसोस है। आप एक सीनियर वकील हैं लेकिन आप इतना भी टेम्परामेंट नहीं है। अगर आपने बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपिनियन पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपने कहना है वो आप कह दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे हैं गलत है, ये ठीक है, आपका अपना एक आर्गुमेंट है, माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं। बसरा साहब, आपका नुक्ता नजर ये है, फैसला जो है वो पब्लिक वो ऐसा है या उन तक ओपिनियन जो जा रही, वो एहसान खोकर साहब ने अपनी बात कर ली। आपका मलिक एहसान साहब पाकिस्तान में वाहिद वकील है, सिर्फ इनसे साथ केस कर गुफ्तगू कर ले, हम रहने देते हैं, नहीं को ज्यादा पता है इन चीजों को। आप ये सरकार के ये खालिद साहब, आप जरा इन्हें स्टॉप करें इस तरह करने से। जो है बसरा साहब, ये है कि आप अगले के आर्गुमेंट्स पे बात, आप अपनी बात कर लें। आप कहें कि मेरी राय, बसरा साहब आप मुझे ये बता, बसरा साहब ये बता दें, मैंने आपको नहीं कहा कि आपकी राय गलत है या आप क्या बात कर रहे हैं या आप क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के। बसरा साहब ऐसा कर लें, एहसान साहब एक मिनट जरा, बसरा साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ अपने खालिद साहब ने एक सवाल किया है जुडिशियल कमीशन के ऊपर। अच्छा, आप उस जुडिशियल कमीशन के ऊपर पहले आपने फरमाया यह है कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, और अब आप फरमा रहे हैं कि जी हाफिज साहब ये कह रहे हैं। आप अपनी बात कर लें। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, देखिए बसरा साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो
एहसान साहब को तो ये भी मैनर्स नहीं है टॉप के किस तरह बैठे। तो चले मेरी यार सुन लेना। अच्छा आप चले, दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी यार सुन ले। हम इसको ऐसे देख लेते हैं ना कि आपका जो नुक्ता नजर है आप इत्तेफाक नहीं करते उनके नुक्ता नजर से, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी आपकी, अब आप ये बता दें कि आप सूबाई हुकूमत को जो इख्तियार है कमीशन बनाने का, और माजी में मैंने देखा कि बहुत से सूबों के अंदर कमीशन बनते रहे हैं और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सिविल जज की सरबराही में भी कमीशन बनते रहे हैं, तो वो जो आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं उस कानून का रेफरेंस दे दें, और फिर केपी गवर्नमेंट क्या इसके अंदर मजीद करना चाहेगी या क्या कर सकती है वो हमें बता दें। खालिद साहब मैं दोबारा बोल देता हूं, एक तो मैं मलिक एहसान साहब के नुक्ता नजर से मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ करता हूं, और दूसरा मलिक एहसान साहब की इस कानून के मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं समझता हूं वो गलत है, वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। चलो आगे चलें। अब मेरा मौकफ ये है कि सूबाई गवर्नमेंट का ये डोमेन है कि वो सूबे के लेवल पे कमीशन बना सकते हैं। अब क्या जब जो चीफ जस्टिस साहब ने रिफ्यूज किया है, अगर वो वापस आ जाता है, आपके पास भी वो फैसला नहीं है, मेरे पास भी वो फैसला नहीं है कि किस बुनियाद पे उन्होंने वो रिफ्यूज किया है। लेकिन ये कहना कि सूबों को इख्तियार नहीं है, देखें हमारी बाकायदा प्रोविंशियल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद हाउस ने उसको पास किया, उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल अटॉर्नी जनरल ने एक लेटर लिखा। इसके बावजूद हम ये देखेंगे कि वो उसमें किस रीजन पे उन्होंने रिफ्यूज किया है। दूसरी बात देखिए, अगर तो आपने कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स है इसलिए नहीं बन सकता, ये भी अजीब लॉजिक है इनका। भाई फिर ऐसे करें, सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर दें, हाई कोर्ट भी खत्म कर दें, मिलिट्री कोर्ट्स बना दें पूरे पाकिस्तान में। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मलिक एहसान साहब चूंकि नुमाइंदे जिनके हैं, इनको बड़ा शौक है मिलिट्री कोर्ट्स बनवाने का, तो बनवा दें। भाई बात यह है कि अगर आपके पाकिस्तान में कोई आईन और कानून है तो उसमें ये खुद की बेंच में बैठे हुए थे जिसमें उन्होंने नहीं दी है उस दौर के अंदर तो जर्नलिस्ट ने उन्हें ट्राई नहीं किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। क्या पाकिस्तान का कानून नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं? क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं है? आपकी गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल ये है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल कम करें, लीगल एंगल पे बात करें, वो ज्यादा मुनासिब है उस चीज पे। बार-बार आप उस चीज के अंदर आ रहे हैं। आप बात करें कि क्या पाकिस्तान की पीटीआई ने इन मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट किया है या नहीं किया? क्या पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट जो थे, पिशावर का एक जर्नलिस्ट जब मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई हो रहा था, उस वक्त सारे जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहा था कि ना करें, तो क्या वो उससे बाज आ गए थे? देखिए एपीएस के बाद, अच्छा बात ना किया करें आप। एक मिनट, एपीएस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2 साल के लिए, फिर उसके 2 साल मजीद तोसी हुई, वो मामला फिर खत्म भी हुआ। अच्छा हम तेरा बात को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ा। रिक्वेस्ट है, ये इन्होंने इतनी लंबी बात की, मैंने कहीं इंटरप्ट नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आती इनको कौन सी चीज जो अच्छा, चले बात को एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। बसरा साहब एक आगे बढ़ा लेते हैं। चले आपकी कैबिनेट उसको डिस्कस करेगी, देखेगी, और उसको जो भी डिसीजन होगा हम कर लेते हैं। मैं एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इलेक्शन की तरफ आना चाह रहा हूं, NN 128 की तरफ। मुझे एक कहना, अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने खुद उस बेंच में बैठे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं बनाई जा सकती। नहीं, वो उससे पहले की है। यही बात तो मैं कह रहा हूं। वो 2014 किया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रावलपिंडी बार का केस है, उसकी मेजॉरिटी 11 जजेस ने कहा था कि ये 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है और पाकिस्तान के जो मिलिट्री लॉज है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। उसके अंदर एक डाइसेंटिंग व्यू काजी फायज ईसा साहब का था। एक था बिल्कुल। अच्छा चले हम जरा आगे थोड़ी बात लेके चलते हैं। 2 चीजें थी, मैं चाह रहा था कि डिस्कस करें, हमारे पास शायद 10 मिनट और होंगे। एक तो ये खोकर साहब के एक के बाद एक हल्का आता है और उसके अंदर हम बड़ी वाज़े तफरीक, अब ये जो 128 का ऑडिट पतन ने किया और उसमें जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के सेम पोलिंग स्टेशन होते हैं और वहां पे 1,03,000 वोटों का फर्क है कि नेशनल असम्बली में जो वोट कास्ट हुआ और जो सूबाई असम्बली में उसके नीचे हुआ। अब वोट डालने जाता है हर बंदा, उसको 2 बैलेट मिलते हैं, एक नेशनल का एक सूबे का। इतना बड़ा फर्क तो नहीं होना चाहिए था और ये फर्क जो अब आ रहा है अगर, और फिर जो फॉर्म 46 है जो बैलेट पेपर जारी होते हैं उसमें भी कोई तकरीबन 80,000 बैलेट पेपर जो हैं कि वो नेशनल असम्बली के ज्यादा जारी हुए हैं, सूबाई असम्बली के हुए ही नहीं है। तो ये सारा मामला, तो इस पे तो
मेरा ख्याल है कि एक दफा बड़ा वाज़ेह को ऑडिट होना ही चाहिए और इसको मामले को कि आगे बढ़ना चाहिए, कि जितनी देर होगी आप नहीं समझते कि मामला खराब ही होंगे इसके? देखें खालिद, जो लाहौर के 2 हल्के आए हैं उन दोनों के अंदर सीरियस इलेक्शन इरेगुलरिटीज हैं। जो एक रिपोर्ट आई है और जो प्राइमा फेशी चीजें सामने आई हैं, ये कभी हो नहीं सकता कि आपका जो एक मतलब आप अगर वोट डालने जाते हैं तो आप 2 वोट डालते हैं, एक आप वोट डालते हैं नेशनल असेंबली का और दूसरा आप वोट डालते हैं प्रोविंशियल असेंबली का, और आपको 2 बैलेट पेपर्स इशू होते हैं। हाँ, उसके अंदर ये हो सकता है कि प्लस माइनस जो है वो 1% या 2% हो सकता है कि बाज दफा होता यह है कि मैं सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर को वोट डालना चाहता हूं और मैं प्रोविंशियल को नहीं डालना चाहता। बाज दफा मैं प्रोविंशियल को डालना चाहता हूं और नेशनल को नहीं डालना चाहता। लेकिन उस प्रोफाइल के अंदर जितनी इन दोनों हलकों के अंदर अनयूजुअल चेंजेस आई हैं, उसका फैसला जो है वो अल्टीमेटली आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल से करना है। और मैं ये समझता हूं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 225 के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अभी भी लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ने, कि जो पहले 6 मैं उन पे हूं, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट उसका जल्द से जल्द फैसला करे कि क्या जो 151 के नीचे ट्रिब्यूनल्स बनने हैं उसके अंदर कंसल्टेशन किस हद तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस की जरूरी है, और उसका फैसला करके आप उस रेगुलर प्रोसेस के अंदर जाएं जो आपको इन सारी चीजों का डील करता है, चाहे उसके अंदर फोरेंसिक ऑडिट है, चाहे उसके अंदर रीकाउंटिंग है, चाहे उसके अंदर इरेगुलरिटीज है, और वो कॉम्पिटेंट फोरम ये डिसाइड करे कि अगर ये सारी चीजें हैं तो वो इलेक्शन को सेट असाइड भी कर सकता है। और जज कौन है? वो आपके हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हैं, जो अभी तक लॉ मौजूद है, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स आई थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक रोका हुआ है। तो लिहाजा ये है कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करे, एक्सपेडाइट करे, 180 दिन का टाइम है, और ये सारी चीजें जो है ये बड़ा एक अच्छा केस बनाती है किसी भी इलेक्शन रिजल्ट्स को टर्न डाउन करने के लिए। बसरा साहब, इस पे आपका भी ले चाहूंगा कि इसमें 2 हवाले, एक है 212 पोलिंग स्टेशन अलग है, 171 पोलिंग स्टेशन अलग है। जो अभी खोकर साहब जिस चीज की निशानदेही कर रहे थे कि 19-20 का फर्क होता है, और हर हल्के में होता है, बाज लोग वोट नहीं देना चाहते, दबा के ले जाते हैं। अब जहां पे फर्क नहीं है ना, 19-20 का फर्क है, वहां पर जो सलमान अकरम राजा हैं वो 76,000 वोट ले रहे हैं, और ओन चौधरी साहब जो हैं वो 36,000 ले रहे हैं, डबल का फर्क है। और जहां पे 80% या 70% जो है कि फर्क आ रहा है, जहां पे आपको 1 लाख वोटों का फर्क नजर आ रहा है, वहां पे ओन चौधरी साहब जो है 1,30,000 ले जाते हैं। मतलब वो फर्क सारा का सारा ओन चौधरी साहब की तरफ गया है, और सलमान अकरम राजा 61,000 ले रहे हैं। तो ये चीजें तो बड़ी अहम चीजें हैं। तो आप समझते हैं कि इनको प्रॉपरली को हैंडल किया जाना चाहिए, कोई इसके ऊपर ब्रॉड बेस कोई ऑडिट होना चाहिए, या हल्का टू हल्का ही ठीक है? खालिद भाई, पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड फ्री इलेक्शन है ये। जो भी हल्का खोलेंगे आपको यही सूरत मिलेगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे में जो 3रे नंबर पर एजाजुल हक है, वो जिसने 50,000 वोट लिए और मैं उससे 50,000 वोटों से जीत रहा हूं, वो उसको नोटिफाई कर दिया गया। देखो, वो कह रहे हैं देग में से 2-4 चावल चखे तो आपको पता चल जाता है कि चावलों के क्या हालात हैं। ये तो पूरे का पूरा इलेक्शन जो है इतना रिग्ड किया गया है। और अभी देखे ना, इसी को रोकने के लिए 180 दिन में फैसला होना था। ये जो ट्रिब्यूनल से अभी ऑलरेडी 180 दिन गुजर चुके हैं, तो बताइए फैसले कब होंगे? और दूसरा क्या किया है, इसी इन्होंने जब वो 2017 में कानून बना था कि सर्विंग जजेस होंगे ट्रिब्यूनल के, जब देखा कि जजेस ने फॉर्म 45 मांग लिए, ये फौरी तौर पे कहा जजेस की तो डिग्रियां जाली हैं, जजेस को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि दोबारा इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस किसने इश्यू किया? सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जिनके खिलाफ खुद पिटीशन मौजूद है ट्रिब्यूनल के अंदर। और उसके बाद इन्होंने फिर उसके अंदर भी चेंजेस करके उसको भी नेशनल असेंबली से और सेनेट से पास करवा लिया कि जी रिटायर्ड जजेस लगेंगे। तो ये तो सूरत हाल है कि ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ्रॉड इलेक्शन को कि ये एक्सपोज ना हो। लेकिन आप मुझे बताइए कि पतन हो, फाफन हो, आपकी यूएनओ हो, कांग्रेस हो, पूरी दुनिया इसके ऊपर कह रही है। इवन तारिक साहब जो खुद मुस्लिम लीग नून है, वो उनके जो सारे स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमें तो खुद नहीं पता हमारी हुकूमत बनी कैसे है, हमें तो मेजोरिटी नहीं मिली थी। अगर देखे मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, जिनको सबसे बड़े स्टॉलवर्ड थे, तो जीता कौन है? तो खालिद साहब, ये इस तरह निजाम नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में हालात खराब हैं। यहां पे महंगाई है, बेरोजगारी है, और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है। अगर तो इन लोगों ने खुद ये इस चीज को इलेक्शन जो है, हमारा तो मुतालबा है कि आप नया इलेक्शन करवाएं,
ईवीएम पे करवा लें। तो अगर ये नहीं मानेंगे तो मुझे पाकिस्तान में बांग्लादेश से आने वाले 2 महीनों में हालात ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। अभी आप देख लेना, पतन वाले एक इंडिपेंडेंट है, और ये जो आप बात कह रहे हैं, मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं, ये हो ही नहीं सकता कि एमएनए और एमपी के वोटों में इतने बड़े लेवल पे फर्क हो। और खालिद साहब, दूसरी बात, 2/3 मेजोरिटी मिली है पीटीआई को। हमने 80 हमारी ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद है, अपनी हमने केस फाइल किए हुए हैं। आप 80 में से कोई हल्का खोल लें, कराची के 20 हल्के हैं, वहां पर हमारे आलमगीर साहब ने लिया 1,11,000 वोट, और जो मध्य मुकाबला है उसका 11,000 है। 11,000 डाल दिया आलमगीर के और 1,11,000 उसके डाल दिया। और बसरा साहब सिर्फ वो एक को इधर से उधर किया ना। कोई चले अभी जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर जरा ये जो हम बांग्लादेश का भी तस्करा कर रहे हैं कि वहां पे जो स्टूडेंट यूनियन इतनी एक्टिव, और वहां पे जितनी भी खराबियां थी, जुल्म था, जबर था, वो स्टूडेंट्स खड़े हुए तो वो सब का सब खत्म होता हुआ नजर आया हमें। तो पाकिस्तान के अंदर तो तलबा तंजीमों के ऊपर पाबंदी है, एक तवील अरसे से पाबंदी है, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट लीडरशिप और जो पॉलिटिकल लीडरशिप स्टूडेंट्स लीडरशिप से आती थी वो भी एक अरसे से नहीं आई। तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ तलबा तंजीमों के ऊपर और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करेंगे, और बांग्लादेश का एक हवाला दिया जाता है और उसको बाज़ हल्कों के अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, और बाज़ लोगों की नज़र के अंदर जो है कि अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं। खोकर साहब, एक ज़माने में जब आप भी तालिब इल्म होंगे, जब हम भी तालिब इल्म थे, और बसरा साहब भी जब तालिब इल्म थे, तो उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी होते थे, बड़े भरपूर किस्म की गहमा गहमी होती थी, वोट भी डालते थे, कभी कभी डंडा सोटा भी चल जाता था, और कभी कभी फायरिंग भी होती थी, लेकिन एक्टिविटी वहाँ पे नज़र आती थी, और एक जो लीडरशिप डेवलप हो रही होती थी, उसमें लिटरेरी भी होते थे, कल्चरल इवेंट्स भी होते थे, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती थी, सारी चीज़ें होती थी। वो अब बिल्कुल नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हमें वाकई इसको पाबंदी ही रखनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपका कैथारसिस होता रहता है, कि चीज़ें अंदर जमा नहीं होती हैं, गुस्सा इकट्ठा होता रहे तो अचानक फटता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए खालिद भाई, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया भर के अंदर 2 एरिया से जो है वो आपकी ट्रू लीडरशिप जो है वो आती है। एक आती है जो आपकी ग्रास रूट से है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, और उसके अंदर भी आप देखें कि बड़े बड़े जो लोग थे, जो मेयर्स बने, उसके बाद उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में काम किया, और फिर उसके बाद उस मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी बने, और उन्होंने डिलीवर किया। एरिया बड़ा जबरदस्त है। और जिस तरह तैयब उर्दगान की भी आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसी तरह आपके सामने जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी भी एक मिसाल मौजूद है। क्योंकि ग्रास रूट से आप एक चीज को करके ऊपर तक जाते हैं। दूसरा उसके अंदर स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जिसके अंदर वो एक लीडरशिप जो है वो बनती है, और उसके बाद वो आगे जाके वो इस मुल्क को सर्व करती है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो आर्टिकल 17 बड़ा वाज़ेह इस चीज के अंदर कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, और आपको पार्टी बना भी सकते हैं और उसके अम्ब्रेला के नीचे काम भी कर सकते हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली खोकर साहब, 2 एरियाज आपने बताए हैं, और पाकिस्तान में दोनों एरियाज को हम डेवलप नहीं कर सके, ना लोकल गवर्नमेंट ना स्टूडेंट्स को। खालिद, मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर ना हम लोकल गवर्नमेंट्स को चलने देते, कोई भी गवर्नमेंट आए, हाँ, चाहे वो आपकी सवाल ये है कि जब वो डिक्टेटर्स आते हैं तो वो एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, शायद वो अपनी फैसिलिटेशन के लिए लेके आते हैं, और उसके अंदर दोनों जगह जो है वो आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी जाती है। और वो आप देख लें, चाहे जनरल अयूब थे, चाहे जनरल ज़ियाउल हक आए, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ भी आए, और लोकल गवर्नमेंट डिलीवर भी करती है ग्रास रूट पर जी। और जो जनरल मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट का ग्रास रूट सिस्टम है, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट सिस्टम है, और वो आर्टिकल 140A के मुताबिक है कि जिसके अंदर आप इन लोगों को जो लोकल गवर्नमेंट्स पे फाइनेंस भी दें, एडमिनिस्ट्रेटिव भी दें, इनको लोकल अथॉरिटी दें, और वहां से लोगों के मसाइल जो हल हो। ये पाकिस्तान के प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली का डोमेन नहीं है कि आप डेवलपमेंट्स भी करें और आप इन सारी चीजों को देखें। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, और दुनिया भर के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर सोसाइटीज बनती हैं, या दुनिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है कि हमने इन दोनों चीजों को कर्व किया हुआ है, और उस कर्व ना होने की वजह से आपके पास जो ट्रू लीडरशिप है वो नहीं आ रही। अच्छा, तो वो ये है कि आपकी जो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है आर्टिकल 140A के नीचे,
जो 18th अमेंडमेंट के अंदर उसे मैंडेटरी किया गया था कि हम इस गवर्नमेंट के अंदर जो है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंस को डिवॉल्व करेगी, प्रोविंसेस जो है वो आपके लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करेंगे, हमने उसे भी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली होने दिया। और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है आपने देखा है कि इस प्रोसेस के अंदर डिले करती है और सारी के सारा इश्यू जो है वो आपके एमपीज और एमएनएस के हाथ के अंदर आता है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आपको असेंबली के अंदर अच्छे एमएनएस और पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आपकी वो जो पॉलिटिकल एनर्जी है वो नहीं आ रही। दूसरा उसके अंदर जो स्टूडेंट्स का है कि इतना जबरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। आपको याद होगा कि ज्यादा जो हमारे ये लीडर्स आया करते थे वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, लॉ के बैकग्राउंड के ये स्टूडेंट लीडर्स आते थे और बड़ा अच्छा ये परफॉर्म करते और एक हेल्थी एक एक्टिविटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने उसको भी पनपने नहीं दिया और बजाय ये है कि जो वो इश्यूज थे हम उनको एड्रेस करते, हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और एक उनके ऊपर बैन लगा दिया कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स की डिस्टर्बेंस हो, एजुकेशन आए, लेकिन वो पॉलिटिक्स इजाजत होनी चाहिए कि जो एक हेल्दी पॉलिटिक्स हो, जिसके अंदर ये है कि वो अब लोग जो है वो बात कर सके, मुबाहिसा कर सके, किसी अम्ब्रेला के नीचे काम कर सके और वो काम करें कि जो उस मुल्क के आगे जाके वो एक ट्रू लीडर्स बन सके, लीडरशिप रोल भी अदा कर सके। दोनों चीजें नहीं करेगी और उसका भी रिस्पॉन्सिबल ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है। ये नहीं चाहती कि ना लोकल गवर्नमेंट बने और ये नहीं भी चाहती कि ये देखे ना कि सारे टेन्योर्स के अंदर है, कभी भी और हालांकि इन सारी सियासी जमातों के अंदर स्टूडेंट यूनियन पे उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये लोकल गवर्नमेंट्स का ट्रिकल डाउन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि इस पे हम देखना चाहिए। बसरा साहब, दोनों एरियाज पे काम करके इस मुल्क बसरा साहब, ये दोनों एरियाज जो है कि लोकल गवर्नमेंट भी डेफिनेटली बड़ा अहम है कि आप सर्विस डिलीवरी वहीं से फराम कर सकते हैं। और जो हमने नुक्ता उठाया था कि स्टूडेंट यूनियंस पाकिस्तान में एक तवील अरसे से बैन है, आपकी भी 3-4 साल हुकूमत रही, उससे पहले नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, उससे पहले मुशर्रफ दौर भी, और उससे पहले 90s के ज़माने के अंदर जो है चीज़ें बंद हुई थी और अभी तक बंद है। तो उससे तो ज़्यादा जो है कि आप घुटन ज़्यादा माहौल जो हम फील करते हैं, शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा कैथारसिस नहीं हो सकता। तो आप नहीं समझते कि हमें इसके ऊपर भी ज़रा सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कैसे जो है कि हम इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, इसमें से एक तो निकाल दें कि जो यहाँ पर डायरेक्टली मार्शल रहे, आमरों की हुकूमत रही, और फिर बदकिस्मती से अगर जमहूरियत आई भी तो उसको मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर डिलीवर नहीं करने देगा, पीछे से महदूद उनके पास इख्तियारात होते हैं। अभी आजकल आप देख लेना, कहने को तो जमहूरियत है, ये तो मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। तो जो ऑर्डर पीछे से आता है, तो ये जो लोग फॉर्म 47 पे आए हुए हैं वो उनको पता है हम लोग आवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो वो पाबंद है कि उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह वो लोग चाहेंगे। अच्छा, अब हमारा तो इसमें टोटल 3-3.5 साल का दौर था। हमने उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर काम करना शुरू किया, उनके ऊपर रिफॉर्म्स कर रहे थे, लेकिन हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया। इसी तरह लोकल बॉडीज का निजाम भी हम उसकी पूरी वर्किंग कर चुके थे, और खान साहब का तो विजन ये है कि हमें हर सूरत में जो लोकल बॉडीज है उनको ही इख्तियारात देने चाहिए डेवलपमेंट के। वो जो जितनी भी शहरों के अंदर डेवलपमेंट है वो उनका काम है कि जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हैं, और ये जो पार्लियामेंट है वो नेशनल असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन होता है, उनका काम गली नाली वाली सड़कें बनाना नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया हमारे साथ है, छोटे छोटे ममालिक हमारे साथ हैं। हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश इकोनॉमिकली भी हमारे से बेहतर है, वहां पर निजाम भी हमसे बेहतर है। वहां पर अभी जब घुटन हुई है उन्होंने दूसरी दफा आजादी हासिल की है बांग्लादेश वालों ने। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, अभी ये तो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, ये जो लोकल बॉडीज का निजाम है वो भी, और स्टूडेंट यूनियन भी बहाल करेंगे, बिल्कुल यूनियन भी बहाल करेंगे, और लोकल बॉडीज का भी निजाम ऐसा लेकर आएंगे जिससे निचले लेवल पर जो है ना डेवलपमेंट। चले, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपका भी, हाफिज हसन खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत हम कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज से जो पाकिस्तान दो चार है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।